हेलो सर्वर वॉरियर्स, वंस अगेन वेलकम टू द न्यू वर्जन हैकर चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में से एक है। आपने थंबनेल एंड टाइटल से तो पता लगा ही लिया होगा कि ये किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। यस, डेफिनेटली ये एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है एंड एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली अटैक कैसे होता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं इसके बारे में कुछ केस स्टडीज भी बताऊंगा एंड इसके बारे में ये भी डिस्कस करूंगा कि इसकी सिक्योरिटी क्या है, मतलब इसका प्रिवेंशन या फिर इसका काउंटर मेजर क्या है, कैसे आप इससे सिक्योर रह सकते हो या फिर अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो। डेफिनेटली आपको पता होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है ये एक वेबसाइट अटैक है, मतलब एक वेब सर्वर पे होता है, वेबसाइट पे होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट पे होता है। तो ये बड़े बड़े वर्ड सुन के आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं डेप्थ एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक टू एडवांस आपको ले जाऊंगा। ज्यादा भी एडवांस नहीं लेके जा सकता क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे कुछ गाइडलाइंस है, हम उसको फॉलो करते हुए चलेंगे एंड उसको फॉलो करते ही ये वीडियो बनाया गया है। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है एंड एजुकेशन पर्पस को ही ध्यान में रखते हुए आप लोगों को सीखना है। इस वीडियो का कोई भी मिसयूज नहीं करना है। सो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है कि इस वीडियो का मिसयूज ना हो एंड हमारा चैनल बचा रहे, इसीलिए हम इसको एजुकेशन पर्पस से ही बना रहे हैं। हाँ, आप इससे अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हो। एंड एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप एडवांस्ड कोर्सेज के साथ जाना चाहते हो जैसे नेटवर्किंग, रेड हैट लिनक्स, एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक जैसे कोर्सेज के साथ जाना चाहते हो, वो भी एडवांस लेवल पर, मतलब बेसिक नहीं एडवांस लेवल पर, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जैसे कांटेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको एक कनेक्टेड पर्सन मिलेंगे जो हमारे टीम के ही हैं, वो आपको सारी चीज गाइड करेंगे एंड प्राइस रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यस, ये जो कोर्सेस है ये पेड है, फ्री नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में भी हमारा बहुत टाइम एंड एक्चुअली मनी भी गया है, इसलिए जो कोर्स है ये पेड होने वाला है। फॉर द सेफर साइड हमने डिस्क्लेमर लगा दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर प्रॉपरली पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ना। तो मिलते हैं अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं स्क्रीन पर एंड आज का जो टॉपिक है यहाँ पर लिखा हुआ है एसक्यूएल इंजेक्शन, क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो जो डेडिकेटेड है वो एसक्यूएल इंजेक्शन पे ही है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे थ्योरी पार्ट से। थ्योरी के बाद मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ें रखी हुई है जो कि टेबल कंटेंट में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेबल कंटेंट है। टेबल कंटेंट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी वो सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन क्या है, कैसा है, मतलब क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, कहाँ पर होता है, कैसे कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेकेंड वन, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, कितने टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन होता है एंड कैसे कैसे होता है, हर टाइप में क्यों अलग अलग टाइप का है ना, क्योंकि हर एक इसमें अलग रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, हर एक अटैक में अलग रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको एंड अलग अलग कोड यूज़ होते हैं एंड अलग अलग रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इसलिए उसको टाइप ऑफ इंजेक्शन अलग बताया गया है, टाइप ऑफ बताया गया। देन उसके बाद मेथोडोलॉजी देखेंगे हम लोग कि क्या मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, मतलब क्या स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन क्या स्टेप हैं एंड कैसे किया जाता है, कैसे हम पहचानते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन में, कहाँ पर किया जाता है, वो सारी चीज़ें स्टेप्स जो भी होते हैं ना, वो मेथोडोलॉजी यहाँ पर इसमें बताई जाती है आपको। उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़, हम कैसे टेस्ट करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को, क्या तरीका होता है, मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, वो सारा तरीका हम इसमें देखते हैं टेस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ में, मतलब स्टेप 4 में। देन आपका जो स्टेप 5 आता है, यहाँ पर आप देखते हो एसक्यूएल इंजेक्शन टूल्स, मतलब कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, मतलब ऑटोमेटेड वाले, है ना। मैनुअल में तो टूल होंगे नहीं, वहाँ पर हमको कोड इंजेक्ट करना है। मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से कोड इंजेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से कोड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स का मतलब होता है सिक्योरिटी, मतलब आप एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे बच सकते हो, क्या सिक्योरिटी होती है, ठीक है, क्या टेक्निक होती है उससे बचने की, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन लास्टली आता है, मैंने लास्ट में आपको रखा है यहाँ पर केस स्टडी एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली किस तरह से इंपैक्ट डालता है इंडस्ट्रीज में, कितने लेवल ऑफ इंपैक्ट होता है एंड कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज इसका टारगेट बनी है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि इसमें रियल वर्ल्ड स्टडीज़ में। ठीक है, ये जो लास्ट स्टेप है या फिर लास्ट टेबल कंटेंट है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली लास्ट में इसको देखेंगे आफ्टर प्रैक्टिकल। ठीक है,
आफ्टर प्रैक्टिकल इसको हम देखेंगे, क्योंकि आफ्टर प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या होता है एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू, मतलब फर्स्ट जो आपने टेबल कंटेंट देखा था, फर्स्ट टॉपिक वही है, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एक्चुअल में उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स बताई गई है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा अटैक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्रॉपरली लिखा हुआ है, अगर आप नोट प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन इज द वन ऑफ मोस्ट डेंजरस एंड कॉमनली एक्सप्लोटेबल वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन जो है ये एक वल्नरेबिलिटी है एंड इसी का यूज़ करके, इस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके इसको बेसिकली कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर मैलिशियस कोड डालता है, इंसर्ट करता है किसी भी वेब एप्लीकेशन के इनपुट फील्ड्स में। इनपुट फील्ड्स में कोई कोड डालता है अटैकर, जिससे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इनपुट फील्ड्स क्या होते हैं? इनपुट फील्ड्स मतलब जहाँ पर यूज़र इनपुट देता है, जैसे कि आपका कमेंट सेक्शन हो गया, आपका सर्च सेक्शन हो गया, है ना, फीडबैक फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, सारी चीज़ें भरते हो ना आप लोग, जो वेबसाइट पे दिया होता है, जहाँ पर यूज़र अपना इनपुट देता है, मतलब आप अपना इनपुट देते हो सामने वेबसाइट को। ठीक है, यूज़र इनपुट देता है, कोई भी इनपुट देता है, तो इन सभी को इनपुट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, या फिर इनपुट फील्ड्स कहा जाता है। तो इन्हीं के थ्रू जो अटैकर है वो वहाँ पर कुछ कोड इंजेक्ट करके बैकएंड डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है और उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली एक कमी है और ये एक अटैक भी है बेसिकली। ठीक है, कमी एंड अटैक दोनों। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या कर सकता है। देखो यहाँ पर अनऑथोराइज एक्सेस ले सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट ये है, डेटा थेफ्ट कर सकता है, इवन कंप्लीट कंट्रोल भी ले सकता है, डेटाबेस का कंप्लीट कंट्रोल भी ले सकता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट भी बताया हुआ है। इम्पैक्ट क्या है इसका? ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकता है। ठीक है, मतलब लॉगिन विदाउट करेक्ट क्रेडेंशियल, अगर उसके पास वैलिड क्रेडेंशियल नहीं है तो भी वो लॉगिन कर सकता है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डेटा एक्सपोजर, मतलब एक्सट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग, मतलब जो भी डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है। जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है आपका वो वहाँ पर एक्सेस कर सकता है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। तो जो भी डेटा होता है डेटाबेस में सेव है वो सारा वो एक्सेस कर सकता है, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो, और कमी है तो भी। उसके बाद आता है यहाँ पर डेटा मॉडिफिकेशन। डेटा मॉडिफिकेशन यहाँ पर ऐड और डिलीट और मॉडिफाई डेटा। ठीक है, डेटा मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसके बाद रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, आरसी जिसको कहते हैं हम लोग, कुछ केसेस में एक्सेस ले सकता है, शेल का एक्सेस ले सकता है, इसी को रिमोट एक्सेस कहते हैं। मतलब कहीं भी बैठे बैठे वो आपके सर्वर का एक्सेस ले सकता है एंड शेल के थ्रू एक्सेस लेगा एंड आपके सर्वर को वहाँ पर कंट्रोल करेगा। उसके बाद रेपुटेशन डैमेज, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो जाए, हालांकि कोई भी अटैक हो जाए तो रेपुटेशन डैमेज हो जाती है कंपनी की। कैसे कि लोगों का डेटा जो है वो ब्रीच हो जाता है, बड़ी बड़ी न्यूज़ बनती है, डेटा ब्रीच एवरीथिंग, तो लोगों का कॉन्फिडेंशियल डेटा चला जाता है। तो उसमें कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है कि ये कंपनी अपनी सिक्योरिटी ही नहीं देख सकती, तो हम इसको क्यों यूज़ करें। कोई भी कंपनी ले सकते हो, सोशल मीडिया कंपनी, कोई भी कंपनी हो, तो वहाँ पर उनका जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है, लॉस्ट कस्टमर ट्रस्ट जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेपुटेशन डैमेज होती है कंपनी की। उसके बाद लीगल, ठीक है, लीगल जो केसेस हैं वो भी होता है यहाँ पर, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है वो होते हैं। मतलब किस बेस पे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस किस बेसिस पे होने वाले हैं। जैसे कि डेटा ब्रीच जो है ना, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनती हैं उनके अंदर ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे यूज़र्स की, एंड उन यूज़र्स के बहुत सारा डेटा होता है। जैसे सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ पर फोटोज़ होता है, उनकी यूज़र आईडी, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर डेटा ब्रीच होता है तो लोगों का वो सारा डेटा लीक हो जाता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना लॉ है, जिसको हम डेटा वायलेशन या फिर डेटा सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। एंड बेसिकली डेटा सिक्योरिटी के लिए या फिर जो भी यूज़र का डेटा है उसको सिक्योरिटी के लिए एक लॉ बनाया हुआ है कि वो
डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिजिटल फॉरेंसिक की वीडियो देखी है तो उसमें आपको प्रॉपरली वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। उसमें सारे लॉज मेंशन किए हैं मैंने। डिजिटल फॉरेंसिक की वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन पे दिख रही होगी, वहाँ पर जाके आप ले सकते हो, बेसिकली देख सकते हो। तो यहाँ पर सारे लॉज मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो उन लॉज में बेसिकली मेंशन है कि क्या कौन से आर्टिकल, अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंदर आता है वो, एंड किस क्या सेक्शन है उसका, क्या सज़ा है उसकी, ठीक है, एंड कौन सा सेक्शन है, बेसिकली वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो वहाँ पर। तो प्रॉपर लॉ बना हुआ है एंड कंपनीज़ के ऊपर एक्शन होता है बेसिकली अगर डेटा लीक हुआ, क्योंकि जब कंपनी बनाई जाती है तो रिस्पॉन्सिबल भी होती है वो हर चीज़ों के लिए, हर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि डेटा लीक नहीं होना चाहिए, लोगों की सिक्योरिटी का, डेटा ब्रीच के लिए, ठीक है। तो कंपनीज़ के ऊपर भी एक्शन होता है कि भाई तुमने सिक्योरिटी क्यों अप्लाई नहीं की, तो वही एक्शन होता है, उनको जो भी पेनल्टी होती है वो सारी चीज़ें लगती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कॉमन एंट्री पॉइंट्स। तो कॉमन एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं? तो कॉमन एंट्री पॉइंट बेसिकली वो जगह होती है, वो प्लेस होती है, वो जहाँ पर अटैकर अपना अटैक परफॉर्म करने के लिए उस जगह को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री पॉइंट जहाँ से एंट्री करते हैं अटैकर, इन्हीं जगह से एंट्री करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लॉगिन फॉर्म्स, ठीक है। लॉगिन फॉर्म मतलब जहाँ पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप लोग डालते हो, ठीक है। उसके बाद होता है सर्च बार। सर्च बार कुछ भी आप सर्च करते हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, आप सर्च बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी डेटा सर्च कर सकते हो आप वहाँ पर। फीडबैक फॉर्म, फीडबैक बहुत सारी कंपनीज अपने सिस्टम में या फिर अपने जगहों पे फीडबैक फॉर्म रखती हैं कि अगर आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको लेकर अपना फीडबैक दीजिए, है ना। तो फीडबैक फॉर्म भी एक एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ एंट्री पॉइंट होती है हैकर की, जहाँ पर यूज़र एक अपना बेसिकली इनपुट देता है, ठीक है, कुछ भी लिख के सर्वर तक भेज सकता है, कुछ भी लिख के कंपनी तक भेज सकता है, वो सारी चीज़ें इनपुट फॉर्म बन जाती है। यूआरएल पैरामीटर आप HTTP, ये मैं आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल देखोगे। तो यूआरएल का पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर में मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो यूआरएल पैरामीटर, ठीक है, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी चीज़ें वहाँ पर भी आप भेज सकते हो, वो भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एंट्री पॉइंट्स हैं, इन्हीं के थ्रू अटैकर यहीं पर कोड इंजेक्ट करता है। कौन से कोड इंजेक्ट करता है मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर देखो टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन देखेंगे, कितने टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं। एंट्री पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्री कहाँ से करता है अटैकर। टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ने की ज़रूरत हमको क्या है एंड क्यों है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि एसक्यूएल इंजेक्शन के काफ़ी सारे टाइप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो यूज़ है ना, अटैकर जो होते हैं या फिर जो भी होगा वो डिफरेंट सिनेरियोज़ में यूज़ करता है। मतलब हर टाइप का अटैक अलग तरीके का काम करता है, और इसमें और इससे जो भी सिक्योरिटी है, मतलब जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हर एक टाइप, मतलब जैसे कोई भी अटैक है, ठीक है, या फिर कोई भी टाइप है, हर टाइप का अपना अपना अलग सिनेरियो है, अलग अलग इम्पैक्ट है, एंड इसको समझना सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, टाइप ऑफ अटैक क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक इन बैंड एसक्यूएलआई। तो ये क्या है इन बैंड एसक्यूएलआई? फर्स्ट टाइप इन बैंड एसक्यूएलआई जो है, ये इसमें अटैकर को डायरेक्टली क्वेरी का रिजल्ट दिखता है, वो वेब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स के ज़रिए, ठीक है। मतलब डायरेक्टली उसको एकदम से रिजल्ट दिख जाता है, इंस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए इसको यहाँ पर क्लासिक करते हैं। एंड ये जो है ना, ये कहते हैं इसको हम काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है। अगर इसको आपको एग्जांपल देखना है, इस पर सिंपली एक कोड इंजेक्ट किया जाता है। सिंपली जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, और यहाँ पर और 1 = 1, ठीक है, ये सिंपल सा कोड होता है, इसका रिजल्ट तुरंत दिख जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन एसक्यूएलआई, ठीक है, इंजेक्शन बैंड कह सकते हो, या फिर क्लासिक इंजेक्शन एसक्यूएल इंजेक्शन कह सकते हो। सेकेंड वन आता है यहाँ पर ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है ना, इसमें एप्लीकेशन अटैकर को डायरेक्टली कोई आउटपुट देता नहीं है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कोई आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलता, एकदम इनडायरेक्टली आपको कोई भी आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अटैकर क्या करता है, यहाँ पर गेस करता है,
मतलब गेस करने की कोशिश करता है, अच्छा ये नहीं हो सकता है, तो ट्रू फॉल्स के बेसिस पर पेलोड यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर जो अटैकर कोड इंजेक्ट करेगा वो ऐसे करता है 1 ट्रू, ठीक है, ट्रू ऑल फॉल्स पे होता है ना, 1 एंड 1 इक्वल्स टू 1 हाइफन हाइफन, ये ऐसे कोड इंजेक्ट करता है। ठीक है, ये एसक्यूएल ब्लाइंड एसक्यूएल होता है, तो इसमें डायरेक्टली रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता, इसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल बेसिस पे, मतलब एक लॉजिकल के बेस पे ट्राई हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ होता है बेसिकली, सिंपल। ठीक है, उसके बाद इसी के दो टाइप हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन के दो टाइप हैं इसी के ब्लाइंड के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप फर्स्ट टाइप जो देख रहे हो बुलियन बेस ब्लाइंड एसक्यूएल है। ठीक है, बुलियन बेस ब्लाइंड एसक्यूएल है, इसमें क्या होता है कि ट्रू या फॉल्स पर पेज रिस्पॉन्स चेंज देता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स पर ही होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे, मतलब वही ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे आउटपुट आएगा, यही वाला। दूसरा है टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल। टाइम बेस्ड जो है रिस्पॉन्स डिले करता है। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स जो है डिले देखा जाता है इसमें। तो रिस्पॉन्स डिले कब आएगा, जब क्वेरी आपने डाली है वो ट्रू है, सही है, तब यहाँ पर डिले देखने के लिए मिलेगा। तो इसको क्योंकि वो डिले करता है इसलिए टाइम बेस इसका नाम रखा गया। ठीक है, ऐसा मतलब ये तो इसके लिए हो गया, इसमें ऐसा यूज़ किया जाता है, जैसे डिले समथिंग 0000 ऐसे कुछ टाइम लिख दिया जाता है एंड 05, तो 5 सेकेंड अगर ये रिस्पॉन्ड डिले होता है तो इसका मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, तो ये टाइम लिख दिया जाता है, वहाँ पर वेट फॉर डिले या फिर वेट फॉर डिले या डिले लिख दिया जाता है यहाँ पर, एंड ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर डिले हुआ, जितना सेकंड लिखा उतने सेकंड के लिए डिले हुआ तो क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो गई, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड, मैं थोड़ा इसको क्लियर करना चाहूँगा। थर्ड यहाँ पर देखोगे आप, एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें अटैकर जो है इंटेंशनली इनवैलिड क्वेरीज डालता है, मतलब जानबूझ के गलत क्वेरी डालेगा ताकि वहाँ से एरर आए, एंड एरर में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो तो वो अटैकर के काम आ जाए। ठीक है, एरर जैसे आपने देखा होगा किस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, क्या एरर है इसमें। ठीक है, तो कुछ जैसे एक एरर आ गया कि एरर आया है ये, ठीक है, तो ये अटैकर को एक क्लू मिल गया कि अच्छा ये कमी है इसमें, तो उसी का यूज़ करके वो वहाँ पर आगे का अटैक जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन। यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, इसमें अटैकर क्या करता है, इसमें यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करता है। ठीक है, यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करेगा एंड मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट जो है यहाँ पर कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे देखो, ऐसा लिखा जाता है यूनियन, देन यहाँ पर सेलेक्ट, हालांकि मैं इसको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, देन उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम, देन उसके बाद यूजर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूनियन ऑपरेटर यूज हुआ। ठीक है, ये कुछ इस तरह की क्वेरी होती है यूनियन बेस की। ठीक है, तो ये क्या है, अगर यहाँ पर ये अटैक सक्सेसफुल हो गया तो इसका जो रिजल्ट है वो कैसे दिखेगा, तो ये अटैकर को यूज़र टेबल का डेटा दिखा देता है। ठीक है, दिखा सकता है, जो जितने भी यूज़र्स हैं उसका डेटा शो कर देगा वो वहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, यूनियन बेस, तो मतलब सारा एक साथ दिखा रहा है, तो उसको यूनियन बेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करूँगा, सेकेंड पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है सेकेंड लास्ट 6 टाइप ऑफ आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें 6 टाइप में आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है ना कि अटैकर जो है वो बैकएंड से डेटा ले तो नहीं पाता, मतलब सर्वर से डेटा जो है वो ले नहीं पाता, लेकिन डेटाबेस को किसी एक्सटर्नल सोर्स में रिक्वेस्ट भेजने के लिए मजबूर कर देता है, जैसे डीएनएस रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको भेजने के लिए मजबूर कर देता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, एंड इसका कुछ ऐसा होता है जैसे यहाँ पर आपका पूरा
HTTP रिक्वेस्ट है यहाँ लंबी, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ कोड लिखता है, ठीक है, एंड यहाँ पर लिखता है sec देन xp डायरेक्टरी, ठीक है, देन यहाँ पर आगे नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर attacker.com, देन यहाँ पर शेयर हाइफन ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड होता है इसका। तो इससे अटैकर सर्वर का जो पिंग होता है ना, हाँ पिंग होता है, उसको डायरेक्ट या डिटेक्ट कर सकता है या फिर कर लेता है। इस क्वेरी से क्या होता है, ये वाली क्वेरी है, इससे क्या होता है कि अटैकर का जो सर्वर है वो पिंग होता है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना यहाँ पर आपने देखा होगा तो ये अपना उसने यहाँ पर attacker.com सर्वर मेंशन कर रखा है यहाँ पर शेयर करने के रिक्वेस्ट करने के लिए भेजा है। तो इससे क्या होता है, अटैकर का जो सर्वर है वो पिंग होता है, ठीक है, पिंग होता है तो उसको पता चल जाता है कि अटैक सक्सेसफुल था, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 टाइप ऑफ अटैक है, ठीक है, एंड इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मैं बात करूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन मेथोडोलॉजी, एसक्यूएल इंजेक्शन की मेथोडोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता हो कि बहुत सारे जितने भी आपने आज तक वीडियो देखे होगा तो उन सभी का एक मेथड होता है कि पहले स्टेप में ये करना है, दूसरे स्टेप में ये करना है। तो इसके लिए एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करने का भी एक प्रॉपर मेथड है, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी बेसिकली अटैकर को हेल्प करती है टारगेट एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी लेवल समझने में, ठीक है, मतलब किस लेवल की वल्नरेबिलिटी है उन सभी चीज़ों को समझने में, एंड डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। जब तक लेवल नहीं पता होगा तो अटैक कैसे करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ पर देखोगे, आइडेंटिफाई इंजेक्शन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर वो इंजेक्शन पॉइंट देखता है। हम इंजेक्शन पॉइंट स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंजेक्शन पॉइंट क्या होता है। तो कॉमन इंजेक्शन पॉइंट जो है ये देखो, ये होता है URL पैरामीटर, ठीक है। देखो कुछ ऐसा पैरामीटर दिखता है, ये इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल्स में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। URL जो जाता है वहाँ पर पैरामीटर होता है, जैसे ID1 इक्वल्स टू, मतलब पहले यूज़र की ID है तो ID1 इक्वल्स टू, दूसरे यूज़र की है तो ID इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये क्या है, पैरामीटर है। इसको चेंज करने से पूरा का पूरा पेज चेंज हो रहा है। जैसे ID जगह 1 है तो पहले यूज़र की ID आएगी, ID जगह 2 रख दोगे दूसरे यूज़र की ID आ जाएगी, एंड यूज़र के जगह ID के जगह 3 लिख दोगे तो तीसरे यूज़र की ID आ जाएगी। तो यहाँ पर चेंजेस करने से चेंज हो रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो इसको कहते हैं हम पैरामीटर, ठीक है। जहाँ पर कोई भी चीज़ रखने से चेंजेस हो तो उसको पैरामीटर कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि जैसे 1 है तो वो पहले यूज़र का डेटा रख रहा है, 2 है दूसरे यूज़र का डेटा रख रहा है, 3 है दूसरे यूज़र का डेटा रख रहा है। तो हर नंबर चेंज करने से अलग अलग यूज़र का डेटा आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। पहला वाला क्या स्टोर कर रहा है, पहले यूज़र का डेटा, दूसरा वाला दूसरे यूज़र का, तीसरा वाला तीसरे यूज़र का। तो यही है पैरामीटर, सिंपल। हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा यहाँ पर फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड जैसे लॉगिन फॉर्म हो गए, सर्च बार हो गया, ठीक है, और वही आपने जो देखा फीडबैक फॉर्म हो गया। तो जहाँ पर आप सर्च करते हो, कोई इनपुट देते हो, उसको हम फॉर्म फील्ड कहते हैं। उसके बाद कुकीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो जो वहाँ पर होती है कुकीज़, ठीक है। आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, कुकीज़ सेक्शन वहाँ भी होता है। कुकीज़ में चेंजेस करके भी एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पर HTTP हेडर्स, है ना। वही HTTP के हेडर्स में चेंज करके, जो रिक्वेस्ट होती है उसके हेडर में चेंजेस करके भी किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एंट्री पॉइंट्स हैं, कहाँ पर इंजेक्ट किया जा सकता है, कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। देन उसके बाद आता है आपका स्टेप 2, टेस्ट फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन, बेसिक टेस्ट पेलोड, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में यही टेस्ट किए जाते हैं। जैसे देखो ये पेलोड है एक, दूसरा पेलोड ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये सारे क्या होते हैं, ये पेलोड्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं को इंजेक्ट किया जाता है कहाँ, इन पॉइंट्स में, जो मैंने कॉमन पॉइंट बताया ना, तो यही पेलोड हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेलोड दिखते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं। इनके अंदर अगर आउटपुट आ गया, रिजल्ट आ गया, तो एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये स्टेप 2 है। तो आई होप ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, स्टेप 3 में
डेटाबेस फिंगरप्रिंटिंग, ये क्या है? ये है कि जो इंजन होता है, ठीक है, मतलब जो डेटाबेस इंजन है वो कौन सा है उसके बारे में पता लगाना। अब डेटाबेस इंजन क्या होता है उसके बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर देखो समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा समझो कि ये आपके वेबसाइट का पेज है, ठीक है, ये आपके वेबसाइट का पेज है। यहाँ पर आप आईडी डालते हो, अपनी ईमेल आईडी जो भी हो सकता है, यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हो, ठीक है, यहाँ पर आईडी, यहाँ पास डाल देते हो, ठीक है। अब सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हो। सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो जाता होगा। जब आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो जाएगा। कहाँ जाता है? ये जाता है इन्हीं इंजन्स के पास, एसक्यूएल या फिर डेटाबेस के पास, ठीक है। इस डेटाबेस के पास जाता है, डेटाबेस इंजन के पास जाता है, ठीक है। डेटाबेस इंजन क्या करता है? इस आईडी एंड पासवर्ड को चेक करता है एंड चेक करता है कि वो सही है, ठीक है, जो भी यूज़र आईडी आपने दिया है वो सही है या गलत है। अगर आपने सही दिया होगा तो वो आपको लॉगिन करने देगा, गलत दिया होगा तो आपको बता देगा कि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो ये चेक कर रहा है, ठीक है। अब जब ये डेटा यहाँ जाता है, चेक करने जाता है, तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। अगर वो सिक्योरिटी प्रॉपरली अप्लाइड नहीं है तो जो मैंने कोड बताया है उन कोड के ज़रिए सही डालो या गलत डालो, वो सभी को सही ही मानेगी। अगर आप सही पासवर्ड डालो या गलत पासवर्ड डालो, दोनों केसेस में वो यूज़र आईडी पासवर्ड को सही ही मानेगी, कोई भी पासवर्ड को गलत करेगी ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो कोई भी आईडी, कोई भी यूज़र आएगा, कोई भी अटैकर आएगा, कोई भी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के जाएगा, मतलब जो मैंने कोड बताया वो कोड डालेगा एंड आपका जो डेटाबेस इंजन है या फिर आपका डेटाबेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज मीन्स ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, तो ये हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए सिक्योरिटीज़ लगाई जाती हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज़ हम बताएंगे, आगे बताने वाला हूँ मैं। तो डेटाबेस फिंगरप्रिंटिंग आपको समझ में आ गया, और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इंजन क्या है, तो यही जो चेक करता है। तो ये चेक करने वाला, उसका कुछ तो नाम होगा। तो देखो इतने टाइप के होते हैं, ये इतने टाइप हैं, उसके नाम देखो। माई एसक्यूएल, MS SQL ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ओरेकल होता है, पोस्टग्री SQL होता है, SQL लाइट होता है। ये क्या है? ये सारे हैं आपके डेटाबेस इंजन, ठीक है। ये डेटाबेस इंजन होते हैं, यही आपका डेटा चेक करते हैं। आप कोई भी एक यूज़ होता है, ठीक है, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आता है डेटा एक्सट्रैक्शन। तो स्टेप 4 देखते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर एक बार इंजेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाए, मतलब जो डेटा अटैक है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो अटैकर क्या करता है? डेटा को रिट्रीव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब जो भी यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उन सभी को सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। जैसे टेबल नेम स्टार्ट करता है, कॉलम नेम आइडेंटिफाई करता है, फिर एक्चुअल डेटा रिट्रीव करता है, ठीक है। तो जो डेटा होता है वो सभी डेटा को चुरा लेता है वो, ठीक है, अटैकर। तो इसी को कहते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। अभी मैंने आपको एक क्वेरी बताई थी, याद है आपको? वो यहीं पर अप्लाई होती है। जैसे सिलेक्ट, याद है? ये वाली मैंने बताई थी, यूज़र नेम, पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स। तो ये जो है इसी के लिए यूज़ होता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये वाली क्वेरी, ठीक है। तो ये क्वेरी डाल के वो जो भी यूज़र नेम, पासवर्ड है, जो डेटा है वो सारा फेच कर लेता है, ले लेता है, रिट्रीव कर लेता है। उसके बाद आता है 5th स्टेप में बाईपास ऑथेंटिकेशन। मतलब जो भी सिक्योरिटी लगी हुई है, अब उसके पास एक्सेस आ गया तो ऑथेंटिकेशन भी बाईपास करेगा। पहले तो डेटा लेगा, देन ऑथेंटिकेशन बाईपास करेगा। ऑथेंटिकेशन बाईपास मतलब जो भी लॉगिन है उसको बाईपास करेगा, ठीक है। मतलब लॉगिन बाईपास करने के लिए यहाँ पर कुछ ये है, मतलब कुछ क्वेरीज, मतलब कुछ पेलोड है, मैंने आपको बता रखा है। जैसे अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली दिखे। जैसे ऑथेंटिकेशन बाईपास करने के लिए
ऑथेंटिकेशन बाईपास मतलब वही यूज़र आईडी पासवर्ड बाईपास करना। तो जैसे दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, यूज़र नेम एंड यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र नेम में क्या लिखेगा वो, यूज़र नेम में लिखेगा सिंपली कॉमा, और कॉमा नहीं है सॉरी, सिंगल कॉट है वो, और 1 = 1, ठीक है। देन इसके आगे वो डैश डैश होता है, सिंपल डैश डैश। उसके बाद पासवर्ड में आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग। तो इससे क्या है, इसका मतलब ये है कि ये या ये कुछ भी हो वो ट्रू है, सब कुछ ट्रू है। तो कमी है तो ये बाईपास कर देगा, ठीक है। इतना सा कोड देखो, पूरा सर्वर डेटाबेस हैक कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पासवर्ड के जरिए डाल सकते हो आप लोग। तो इसको आप याद रखना, हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन बाईपास। उसके बाद फर्दर एक्सप्लॉयटेशन। फर्दर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, एंड फर्दर एक्सप्लॉयटेशन देखने से पहले इसको मैं क्लियर कर दूं। तो फर्दर एक्सप्लॉयटेशन में यहाँ पर आपको और चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो एडमिन पैनल एक्सेस करना, ठीक है। मतलब जो एडमिन है उसको एक्सेस करना, ठीक है। फाइल को रीड एंड राइट करना, फाइल्स को रीड एंड राइट करना। देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स को रन करना, ठीक है। ओएस कमांड्स को रन करना, शेल के जरिए कुछ अपलोड करना, कोई मलेशियस फाइल अपलोड करना, कोई भी चीज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये फर्दर एक्सप्लॉयटेशन में आता है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो ये होती हैं। उसके बाद 7 स्टेप में होता है यहाँ पर कवरिंग ट्रैक्स। कवरिंग ट्रैक्स से पता चल रहा होगा आपको। तो अगर कोई प्रोफेशनल हैकर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, लॉक्स को क्लियर कर देता है, ठीक है। लॉक्स को क्लियर कर देता है, अपने ट्रेसेस को हाइड कर देता है। लॉक्स क्लियर करने का मतलब है कि जो भी उसने किया है, क्योंकि लॉग जो है वो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है कि कौन कहाँ पे गया, किसने क्या किया, किस किस फोल्डर पे गया, तो उसको रिवर्स करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। एंड उसको पकड़ा जा सकता है बेसिकली। तो वो लॉग्स को डिलीट कर देता है। देन ट्रेसेस को भी हाइड कर देता है, जो उसने अवेलेबिलिटी, जो भी उसकी अवेलेबिलिटी थी, मतलब जो चीज़ें थी उसकी अवेलेबिलिटी, उसको वो छुपाता जाता है, स्टेप बाय स्टेप डिलीट करता जाता है। जैसे लॉग डिलीट कर देगा, देन ट्रेसेस को डिलीट करेगा बचने के लिए। ये प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं, ठीक है। सो ये 7 स्टेप थे, 7 मेथडोलॉजी थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेस्टिंग फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नरेबिलिटीज, जो आपका 4th या 5th स्टेज था, आई थिंक टॉपिक था। तो यहाँ पर देखो 2 तरह की जो टेस्टिंग होती है वो होती है, एक मैनुअल और दूसरी ऑटोमेटेड। मैनुअल से आपको पता चल रहा होगा क्या होता है। मैनुअल से यहाँ पर खुद से कोड्स को यहाँ पर डाला जाता है। अभी तक जो हम कोड देख रहे थे ना, वो मैनुअल टेस्टिंग में ही आते हैं। मतलब ये वाले कोड्स मैंने बताए थे आपको, है ना, एंड 1 = 1, ठीक है। ये सारे कोड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स कोड होते हैं। तो जितने भी कोड मैंने आपको अभी तक बताए वो सारे मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ही आते हैं। तो एक कोड इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर, है ना। मतलब सबसे बेसिक और पहला मेथड यही होता है, मैनुअल टेस्टिंग, जिसमें टेस्टर खुद पेलोड एंटर करता है और एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करता है। ये मैनुअल होता है, ठीक है। एंड इन पेलोड से अगर ये पेलोड डाल रहे हो तो अगर इसमें एरर आता है, ठीक है, एंड बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, एरर आता है, एंड लॉगिन बाईपास हो जाता है, लॉगिन बाईपास होता है, ठीक है, एंड डेटा रिवील होता है, यानी डेटा लीक होता है, दिख जाता है। तो ये क्या है, ये इसका बताने का मेथड है, या फिर एप्लीकेशन वल्नरेबल हो सकती है या फिर वल्नरेबल है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे एरर आ रहा है, बिहेवियर में चेंज हो रहा है, लॉगिन बाईपास हो रहा है, डेटा रिवील हो रहा है, तो ये क्या है, ये बता रहा है कि हाँ जो आपकी वेबसाइट है इसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग में आपको यही ऑब्जर्व करना होगा बेसिकली कि एरर मैसेजेस देखना है, क्या एरर आ रहा है, डेटा लीक देखना है, डेटा लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है,
पे स्ट्रक्चर्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, एग्जीक्यूशन में डिले हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं जो मैंने बताया। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, एरर। ठीक है, एरर को ऑब्जर्व करना है, डेटा लीक, देन उसके बाद पेज का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है, पेज स्ट्रक्चर, देन एग्जीक्यूशन डिले। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीज़ में आप चेंजेस दिख रहा है तो मतलब आपका जो अटैक है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये था मैनुअल टेस्ट। उसके बाद आता है यहाँ पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ऑटोमेटेड टूल्स जो होते हैं एसक्यूएल टेस्टिंग के लिए, वो सारी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट टूल आप देख सकते हैं एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप जो है पावरफुल ओपन सोर्स एसक्यूएल टेस्टिंग टूल है। बेसिकली ओपन सोर्स का मतलब ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड वन बबसूट, इट्स अ पेड टूल। ठीक है, पेड टूल है, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, चीज़ों को इंटरसेप्ट करता है, एंड पेलोड सेट करने का ऑप्शन होता है इसमें, अपने हिसाब से आप पेलोड सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है यहाँ पर हवीज। हवीज जो है ये GUI बेस्ड टूल है एंड इजीली फॉर बिगनर्स है, मतलब बिगनर्स बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। GUI बेस है, मतलब ग्राफिक्स होता है, इसमें कोई कमांड नहीं होता है। हालांकि जो बबसूट है वो भी ग्राफिक बेस ही है। उसके बाद एक्यूनेटिक्स। एक्यूनेटिक्स ये भी ग्राफिकल ही है एंड ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, खुद से वल्नरेबिलिटी स्कैन करता है। आपको बस वेबसाइट देना होता है, आपको खुद ही बता देगा क्या क्या कमियां हैं क्या क्या नहीं। उसके बाद है वेस्प जैप, मतलब ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, प्रोजेक्ट उसमें जैप, ओपन जैप, वेस्ट जैप जिसको बोलते हैं हम लोग। ये फ्री है एंड पावरफुल टेस्टिंग टूल है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे टूल्स हैं बेसिकली जो आपके एसक्यूएल इंजेक्शन में यूज़ होते हैं एंड फॉर द ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए यूज़ होंगे ये सारे टूल्स। सो आई होप आप सभी को टेस्टिंग जो होती है कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पर केस स्टडीज़ मैंने लास्टली रखा था, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर केस स्टडीज़ में। तो केस स्टडी हालांकि हम लास्ट में देखेंगे। तो केस स्टडी आपको ये बताता है, देखो केस स्टडी एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, हालांकि आपको ये बताएगा कि केस स्टडी यहाँ पर मैंने 5 रखी हुई है। तो यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या इम्पैक्ट होता है एसक्यूएल इंजेक्शन का, पढ़ो। पेमेंट सिस्टम हार्टलैंड का, हैपग्री फेडरल हैक 2011। ठीक है, ठीक है, ये देखो। ठीक है, 2015 टॉक का कुछ हुआ था यहाँ पर, US वोटिंग सिस्टम। ठीक है, नासा 2012। तो ये सारी चीज़ें क्या है, केस स्टडीज़ हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की, ये कंपनीज फेस कर चुकी हैं। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कितने लेवल ऑफ अटैक हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या लेवल ऑफ अटैक रहा है इनका, कैसा रहा है, क्या क्या कमियां मिली हैं एंड क्या हुआ था एक्चुअल में, वो सारी चीज़ें केस स्टडीज़ में रखा है। ये कब देखें हम लोग, हम इसको देखेंगे आफ्टर प्रैक्टिकल। आफ्टर प्रैक्टिकल इसलिए जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि अच्छा, मैं वहाँ पर कोई वर्ड बताऊंगा कि अच्छा ये अटैक किया था, तो वहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तभी केस स्टडी देखने का मतलब है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। ओके, आई होप आप सभी को थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं कोशिश करूँगा पूरी कि प्रैक्टिकल अपने लेवल पर, अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश करूँ, लेकिन कुछ गाइडलाइंस की वजह से मुझे कुछ रुकना पड़ेगा। एंड अगर आप यही एथिकल हैकिंग, हालांकि ये टॉपिक एथिकल हैकिंग का ही है, एथिकल हैकिंग अगर आप एडवांसली देखना चाहते हो, एडवांस्ड लेवल पर, ठीक है, एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक सीखना चाहते हो, या फिर नेटवर्किंग आपकी कमज़ोर है उसको अच्छा बनाना चाहते हो, या फिर आप रेड हैट लिनक्स अच्छे लेवल पर देखना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो एंड अच्छा करियर बना सकते हो, अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में। तो अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल की ओर।
एंड जाते जाते यार वीडियो को लाइक तो कर देना, एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो प्रैक्टिकल की ओर मूव करते हैं, तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने लैब पर। सो वॉरियर्स, यहाँ पर आपका थ्योरी पार्ट ख़त्म हुआ, अब हम प्रैक्टिकल के स्क्रीन पर हैं। एंड यहाँ पर बेसिकली मैंने लैब ओपन कर रखी है। यहाँ पर मैंने लैब में क्या क्या इन्वॉल्व कर रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, लैब में मैंने यहाँ पर काली विंडोज़ 11 सर्वर 2022 एंड सर्वर 2019 मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। सारी मशीन टर्न ऑन है। तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर सर्वर 2022 में मेरी सारी वेबसाइट होस्ट है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल के लिए यूज़ होने वाली है, ठीक है। एंड विंडोज़ 11 जो है, इससे मैं यूज़ करूँगा उन वेबसाइट्स को, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंड काली मैंने ऑन रखा है फॉर और फर्दर अटैक्स के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर एडवांस अटैक जो है, जो एडवांस टूल हैं वो सारे उसी में इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ 11 पे स्विच कर लेता हूँ एंड इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको व्यू अच्छा देखने के लिए मिले यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेबसाइट वहाँ पर होस्टेड है उसका नाम है GoShopping.com, ठीक है। एंड वेबसाइट का कुछ हिस्सा ब्लर रहेगा, ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो इन फ्यूचर। तो यहाँ पर मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि फायरफॉक्स के अंदर ही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ चीज़ों को, मतलब फायरफॉक्स के अंदर ही मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करूँगा। यहीं पर वेबसाइट खोलूँगा, लेट्स ट्राई। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अपने वेबसाइट को www.goshopping.com, ठीक है, जनरली जो से आप नॉर्मल वेबसाइट्स विजिट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, मैंने GoShopping.com। एंड यहाँ पर कुछ हिस्सा ब्लर दिख रहा होगा, सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन पेज पे जाता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो SQL है वो उसकी एंट्री पॉइंट एक लॉगिन पेज भी होता है। तो मैं लॉगिन पेज से स्टार्ट करूँगा, एंट्री पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेरी जो मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्क्रीन जूम भी कर दूंगा मैं इसके लिए, ब्लैश, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन बाईपास करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर क्वेरी इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बैश, ठीक है। एंड सिंगल कोट है ये, और 1 = 1 सिंपल, एंड डैश डैश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी स्टेटमेंट दूंगा वो मैं ट्रू रहेगा। एंड मैं पासवर्ड जो है, पासवर्ड को मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूंगा, ठीक है, मतलब जो पासवर्ड रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो क्या होता है। ओ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, हम लोग लॉगिन हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर इस वेबसाइट में कमी है SQL इंजेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, ये देखो यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पर डॉलर दिखा रहा है, 2 आइटम्स दिखा रहा है, एंड कॉन्टैक्ट अस डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, सारा प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये बेसिकली एक तरह से लॉगिन हो चुका है, ठीक है, मतलब इसमें कमियां हैं। अब यहाँ पर देखो मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट प्रैक्टिकल था, एंड ये बेसिकली ऐसे दिखता है, ऐसे काम करेगा जब भी आप वो ट्राई करोगे, अगर कमियां रहीं तो यहाँ पर अभी हमने जो किया था उसको बोलते हैं फेक लॉगिन, ठीक है। ये फेक लॉगिन है क्योंकि हमने कोई यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो दिया नहीं, डायरेक्टली वो लॉगिन हो गया है ना, तो ये फेक लॉगिन होता है बेसिकली। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट प्रैक्टिकल पसंद आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, जो कि है आपका सेकंड प्रैक्टिकल। सेकंड प्रैक्टिकल क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी क्वेरी दिखाना चाहता हूँ। एंड एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं क्वेरी से पहले। आपको मैंने बताया था डेटाबेस सर्वर है ना, जिसमें से एक टाइप आपको बताया था मैंने MS SQL। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, वो दिखता कैसा है देखो, MS, या फिर यहाँ पर आप स्टूडियो सर्च करोगे वो दिख जाएगा, देखो SQL सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है, ये है। तो SQL सर्वर मैनेजमेंट ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, MS SQL है बेसिकली ये। तो
देखो ऐसे कुछ ओपन होता है, मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है, कैसे मैनेज करता है। तो सारा तो एक एक ही वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर देखो, इस डेटाबेसेस में आपको सारा डेटाबेस मिलेगा, ठीक है। एंड इसमें भी आपको यहाँ पर आपकी जो भी वेबसाइट है वो दिखेगी। मैं जाऊँ अपने गो शॉपिंग वाले वेबसाइट पे, गो शॉपिंग वाले वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल्स में जाना है हमको, टेबल को एक्सपांड करेंगे और डीबी और लॉगिन, डीबी और डेटाबेस ऑफ लॉगिन के जो भी डेटाबेस ऑफ लॉगिन है, मतलब लॉगिन की इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर होती है। एंड यहाँ पर मैं आपको इसको एक्सपांड करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो एक यूज़र नेम एक पासवर्ड है यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। ये जेन्युइन पासवर्ड है। अगर मैं वहाँ पर ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड, देखो लॉगिन आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये अगर मैं वहाँ पर डालूँगा तो मैं लॉगिन हो सकता हूँ। यहाँ पर मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैं यहाँ पर लॉगिन पे जाता हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है स्मिथ, है ना, एंड पासवर्ड है smith123। देखो यहाँ पर लॉगिन हो गए हम लोग, ये डॉलर का सिंबल आ गया, मतलब हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले, मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिकल के जरिए हमको इसमें कमी तो मिल गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डेटाबेस है ये लॉगिन का, देखो ये लॉगिन आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, मैं चाहता हूँ कि अब हर बार तो ये डेटाबेस एक्सेस हमारे पास में होता नहीं, वेबसाइट हमसे दूर ही होती है। क्या हमारे पास वेबसाइट के सर्वर का एक्सेस होता है? नहीं होता। हम तो कमियां ढूंढ रहे हैं ना एसक्यूएल की, हमारे पास वो कहाँ से होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर हम क्वेरी से एक मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करके, क्वेरी से यूज़ करके एक नए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। अब मैं आपको क्वेरी दिखा देता हूँ। क्वेरी मैंने पहले से लिख रखी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो अपना। ये देखो ये क्वेरी कुछ ऐसे दिखती है एंड मैं इसको जूम करता हूँ कंट्रोल+ से, ठीक है। ये आपको फुल स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब ये देखो ब्लश ब्लप, देन यहाँ पर आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर सिंगल कोट, देन यहाँ पर सेमी कॉलम, इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज़, ठीक है। मतलब ये लॉगिन वैल्यूज़ के अंदर बोल रहे हैं कि ये वैल्यू डालो। क्या वैल्यू डालने के लिए बोल रहे हैं हम इसको? ब्रैकेट के अंदर ये सिंगल कोट के अंदर जो जोहन है ये यूज़र आईडी होगा, एंड apple123 ये जो सिंगल कोट के अंदर है ये पासवर्ड होगा। यहाँ से हमने ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, एंड यहाँ से हाइफन लगा दिया। अब इसी क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको कहीं ये कमी मिल गई तो। कॉपी, देन मैं यहाँ पर लॉगिन पे जाता हूँ, सिंपली वो क्वेरी जो थी उसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक कर दूँगा। सिंपल लॉग इन पे क्लिक। देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है, एरर नहीं आया। कई बार एरर आता है, नहीं भी आता, हमको पता नहीं चलता। क्वेरी गलत रही तो एरर दिखा देता है। अब यहाँ पर मेरे तरफ से तो सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि कोई एरर नहीं आया, एरर आता तो दिख जाता। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर जो मैंने ये यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देने के लिए यहाँ पर इसको मतलब खुद से डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बोला था, जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला था वो यहाँ पर आई थिंक सो बन गया है ना। अब मैं इसी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड वहाँ पर डेटाबेस में हम चल के देखेंगे क्या नई क्वेरी बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र आईडी है जॉन, पासवर्ड है apple123, देन यहाँ पर लॉगिन, डोंट सेव। यहाँ पर देखो लॉगिन हो चुके हैं हम लोग एंड यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन भी आने लगा है, ठीक है। इट मीन्स हम वहाँ पर सक्सेसफुल हो गए हैं उस क्वेरी के थ्रू एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने में। अब क्रिएट हुआ है तो उस लॉगिन में दिखना भी चाहिए, है ना, उस टेबल में दिखना भी चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं लॉग आउट करूँगा, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर हम चाहेंगे सर्वर पर एंड यहाँ पर देखो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश करता हूँ एंड इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ पर एंड वापस से इसको देखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर 100 रोज़ वाले को।
देखो जॉन नाम की एक आईडी क्रिएट हुई है, यहाँ पर आईडी भी आई है एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड एप्पल आईडी यूज़र आईडी दोनों दिख रहा होगा, ठीक है। Apple123 पासवर्ड है, जॉन जो है यूज़र आईडी, यही हमने इनपुट दिया था एंड वो क्रिएट भी हो चुका है, ठीक है। उससे हम लॉगिन भी कर सकते हैं। देखो अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर यूज़र आईडी थी जॉन एंड पासवर्ड था पासवर्ड जो था Apple123, ठीक है। लॉगिन, डोंट सेव, देखो लॉगिन हो गए, लॉगआउट का ऑप्शन आ गया। अब मैं उस क्वेरी को वहाँ से डिलीट करता हूँ। देखो लॉगिन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको डिलीट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है, इन फ्यूचर वो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इसको डिलीट करने के लिए भी एक यहाँ पर ऑप्शन होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर न्यू क्वेरी पे जाऊँगा, इसको कनेक्ट कर लूँगा, सिंपल। एंड यहाँ पर देखता हूँ एक क्वेरी है डिलीट करने की, देखो ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा था। आप यहाँ पर देखो, डिलीट फ्रॉम गुड शॉपिंग गो शॉपिंग देन dbo.login, यूज़र नेम जो है किसको डिलीट करना है वो यूज़र नेम दे देंगे, ठीक है। कहाँ से डिलीट करना है वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। डिलीट फ्रॉम मतलब गुड शॉपिंग के अंदर dbo.login, ये देखो ये गुड शॉपिंग के अंदर dbo.login, ठीक है। dbo.login के अंदर ये जॉन नाम का यूज़र है, उसको डिलीट करना है। यहाँ पर सिंपली करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पर देखो अफेक्टेड 1 रो, मतलब कंप्लीट हो गया है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब हम चल के देखेंगे वहाँ पर क्या वो दिखता है। अभी तो दिखेगा क्योंकि ये रिफ़्रेश नहीं है, ठीक है। मैं वापस से ओपन करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा। एंड इसको 100 रोज़ में जाते हैं, ये देखो हट गया, एक ही है यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्या उससे लॉगिन होता है। डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है ही नहीं वहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, जॉन, पासवर्ड है Apple23, देन लॉगिन, नॉट नाउ। देखो नहीं लॉगिन हुआ, ना लॉगआउट का ऑप्शन आया, ना डॉलर का सिंबल आया, ठीक है। देखो तो ये है। अब मैं वही वाले, देखो जो वहाँ पर स्मिथ था ना, स्मिथ एंड स्मिथ 123, इससे अगर करता हूँ तो मैं सिंपली लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वो डेटाबेस में है और इसको हमने डेटाबेस से डिलीट कर दिया है। सो ये था आपका कैसे आप खुद से यूज़र नेम क्रिएट कर पाते हो इसमें, ठीक है। एंड डिलीट करने की भी क्वेरी मैंने दिखा दी। अगर आप डिलीट करना हो, बाय चांस आपका प्रैक्टिकल वाला है पार्ट, आपको डिलीट करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ एंड डेटाबेस भी क्लोज़ कर देता हूँ। सो आई होप आप सभी को ये वाला भी प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड कैसे लॉगिन आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं इन क्वेरीज़ के थ्रू। आपको इसका पावर दिख रहा होगा कितना पावरफुल है ये, है ना, कितनी पावरफुल क्वेरीज होती हैं। सो आई होप आप सभी को सेकंड प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा, कैसे काम होता है एंड कितनी पावरफुल है एसक्यूएल इंजेक्शन। अगर कमी मिल जाए एसक्यूएल इंजेक्शन में तो क्या क्या हो सकता है आपके सिस्टम के साथ, वो आपको पता चल गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड प्रैक्टिकल की ओर। वहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ आ चुके हैं। जैसे थर्ड प्रैक्टिकल ये हमारा। इस प्रैक्टिकल में हम क्या देखेंगे, अभी तक आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने देखा, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड क्वेरी के ज़रिए कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट एनी साइन अप प्रोसेस, ठीक है। नो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिर्फ क्वेरी के ज़रिए एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस वही क्रिएट कर सकता है जिसके पास MS SQL का या फिर डेटाबेस इंजन का एक्सेस हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डेटाबेस किसको कहते हैं, पहले उसको समझ लो आप। ये देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये सिस्टम डेटाबेस, DW कॉन्फ़िगर, DW गुड शॉपिंग, मूवी स्कोप, ठीक है, गो मूवी, ये सारी चीज़ें ये डेटाबेस है। तो यहाँ पर आप इस सबको ध्यान से देख लो। यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम, किस नाम से होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा की तरह मैंने क्वेरी लिख के रखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो टाइपिंग में। यहाँ पर देखो ये क्वेरी है आपकी, देखो ये तो कॉमन है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम रहेगा माई डेटाबेस, ठीक है।
एंड ये क्वेरी है सिंपल सी, इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी, ठीक है, एंड इसको सेम उसी लॉगिन की भी जहाँ कमी थी वहीं डालेंगे, लॉगिन फॉर्म में जाके यहाँ पर सेव कर देंगे। नाउ पासवर्ड को एज इट इज़ छोड़ देंगे, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वहाँ पर जाके कि एक नया डेटाबेस यहाँ पर क्रिएटेड, अब देखो अभी तक तो नहीं हुआ, तो इसको मुझे कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। इसको मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर देता हूँ पहले यहाँ से, नाउ वापस से कनेक्ट करता हूँ एंड डेटाबेस को एक्सपांड करते हैं। दिख रहा है यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं दूसरे नाम से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे चलो यहाँ पर मैं लॉगिन फॉर्म पे जाता हूँ एंड माय डेटाबेस की जगह NVH डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एंड लॉगिन करते हैं एक बार। अब ये भी क्रिएट हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर अभी तक माय डेटाबेस था, इसको मैं डिस्कनेक्ट करूँगा यहाँ से एंड वापस इसको कनेक्ट कर देता हूँ एंड डेटाबेस को एक्सपांड करेंगे। दिख रहा है NVH डेटाबेस। तो यहाँ पर बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। थोड़ी सी क्वेरी है, ज़्यादा टाइप करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने इसलिए पहले से लिख के रखा है क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग करने की देख रहे हो कुछ मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने पहले नोटपैड पे टाइप किया है, देन आपको वो दिखा है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, नेम यहाँ पर उसके हिसाब से नेम चेंज होगा। सो ये आपका था डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। आप अपने नाम से वहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, मतलब डेटाबेस, नया डेटाबेस वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो इस क्वेरी से। सो ये था हमारा थर्ड प्रैक्टिकल। आई होप आप सभी को ये थर्ड प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। नाउ हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। लास्ट हमारा जो प्रैक्टिकल था उसमें आपने देखा था कि हमने जो ये दो डेटाबेसेस है ना, ये दो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था सिर्फ और सिर्फ क्वेरी के ज़रिए। यहाँ पर हम देखेंगे ये डेटाबेस को हम डिलीट कैसे कर पाते हैं, कैसे डिलीट होता है डेटाबेस। तो यहाँ पर सिंपली मैं सेम वही वेबसाइट पे जाऊँगा। सो इसके लिए क्वेरी है, डेफिनेटली क्वेरी होगी क्योंकि हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन का डेमो देख रहे हैं यहाँ पर। तो उस क्वेरी को मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगी। देखो ये वाली क्वेरी हमने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया था ना, एंड ये वाली क्वेरी मैंने पहले से लिख के रखा है। देखो ड्रॉप डेटाबेस माय डेटाबेस, सिंपल ये क्वेरी है। ड्रॉप मतलब हटा देना, डिलीट कर देना, ठीक है, ये ड्रॉप करना बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम लॉगिन पे जाएंगे एंड ये पुरानी वाली जो हमारी क्वेरी थी उसको हटा देंगे एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, एंड यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देना है एंड देन सेमीकोलन, देन लॉगिन। अब देखेंगे कि पहले मैंने माय डेटाबेस वाला किया था, पहले देखता हूँ मैं माय डेटाबेस गया या नहीं गया। तो ये वाली क्वेरी है, यहाँ पर थोड़ी हमने देखो स्टार्टिंग में ये लगाना हर इसमें कंपलसरी होता है, तो वो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, नहीं हाइफन ये दोनों आप ऐड कर लेना, ठीक है। मैं इसको ये देखता हूँ वर्क कर रही नहीं कर रही है, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। ये पोर्शन और लास्ट वाला पोर्शन तो लगाना ही लगाना है, तभी जाके क्वेरी काम करेगी। एंड इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे, ठीक है। तो वही छूट गया था हमारा, इसलिए फर्स्ट बार हमारा जो था वो काम नहीं किया उसने, ठीक है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एक बार एंड अगेन यहाँ पर हम आते हैं एंड डिसकनेक्ट करते हैं एक बार एंड अगेन एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वो डेटाबेस हट चुका है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश कर करके आप देख सकते हो, यहाँ पर वो डेटाबेस हट चुका है अब, ठीक है। अब ये NVS डेटाबेस है, उसको मैं हटाता हूँ, जो हमने बेसिकली अभी देखा था। यहाँ पर माय की जगह मैं NVH लिख देता हूँ, NVH, ठीक है। एंड यहाँ पर लॉगिन करते हैं, वापस से चलते हैं सर्वर पर। देखो अभी दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी दिख रहा है,
रिफ्रेश आई थिंक इसने लिया नहीं। F5 से भी रिफ्रेश होता है ये। थिंक सो थोड़ा टाइम ले। हम लोग एक बार क्वेरी और एग्जीक्यूट करके देख देते हैं। थोड़ा सा वो शो करने में टाइम लेता है। मैं एक बार इसको क्लोज करके वापस से स्टार्ट करता हूँ। एंड यही डेटाबेस में आप लोग जब वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसी सर्वर के इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है। जब साइबर क्राइम्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लोग तो इसी में किया जाता है। यहाँ पर देखो हट चुका है वो, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद ये हट चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इनका नाम लिखूँगा ये भी हट जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं हटा सकते हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे डिलीट होता है, ऐसे काम करते हैं क्वेरी। ये आपका था आई थिंक तो थर्ड या फोर्थ प्रैक्टिकल, ठीक है। सो वॉरियर्स, अब हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं काफ़ी डेंजरस है। एंड मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ मेरे लिए आप लोग इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ तक ही रखना, ठीक है। प्रैक्टिकल करना भी है तो आप अपने ओवन प्रैक्टिकल लैब पे करना, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना ख़तरनाक है, इसको हम कहते हैं डेटाबेस एक्सट्रैक्शन, ठीक है। डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करता, इसलिए इसको मैं ख़तरनाक कह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रैक्टिकल का ही नाम है डेटाबेस एक्सट्रैक्टर या फिर डेटाबेस एक्सट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटाबेस था ना उस डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब सिनेरियो ऐसा है कि जैसे मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, जैसे देखो ये मेरी एक वेबसाइट है www.gomovie.com। अभी हमने गो शॉपिंग देखा था, गो शॉपिंग में प्रैक्टिकल कर रहे थे, अब gomovie.com जाएंगे। ये देखो, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस वेबसाइट पे www.gomovie.com लॉगिन SPX, ठीक है। इस जगह पे आ गए, ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर मैं जैसे नॉर्मल यूज़र, जैसे मैंने नॉर्मल यूज़र एज अ नॉर्मल यूज़र, आप भी नॉर्मल यूज़र हो, मैं भी यहाँ पर नॉर्मल यूज़र हूँ। तो हम सिर्फ वेबसाइट को ही एक्सेस कर पाते हैं ना। हम सिर्फ वेबसाइट अपने, हम क्लाइंट हैं, ठीक है। एक तो क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। क्लाइंट कौन है, हम है जो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। एंड सर्वर कौन होता है, जो पीछे साइड में रन हो रहा है, जिसपे डेटा बैकएंड साइड पे रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एज अ यूज़र इसमें लॉगिन करूँगा। मैंने यहाँ पर पहले से अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है। चलो ये मैंने लॉगिन कर लिया। कोई भी वेबसाइट, अब आपको अपना पासवर्ड तो पता ही होगा, आप सिंपली लॉगिन कर ही सकते हो। यहाँ पर मैं डोंट सेव कर देता हूँ एंड मैं लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ब्लर करूँगा क्योंकि इशू ना हो जाए कुछ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट क्यू या फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे कर सकते हैं हम लोग, या इंस्पेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इंस्पेक्ट पे आता हूँ मैं एंड यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले प्रोफाइल दिखा देता हूँ। देखो ये व्यू प्रोफाइल है, इसको क्लोज करके ये प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ठीक है, ये प्रोफाइल है। यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट क्यों करता हूँ, एंड यहाँ पर कंसोल पे आता हूँ मैं, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक आईडी जनरेट करानी है बेसिकली, ठीक है। मुझे पता करना है, देखो जैसे यहाँ पर मुझे, मैं कुछ भी टाइप करूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है। ये देखो, ये प्रेस करूँगा, ठीक है। ये लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर देखो मुझे क्या दिख रहा है, एक आईडी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। मिली ये आईडी, इसको मैं कॉपी कर लूँगा सिंपल से। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
सर्वर के डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो टूल यूज़ लेने वाले हैं यहाँ पर, हम एसक्यूएल मैप टूल का यूज़ लेने वाले हैं। दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने इतना ही कॉपी किया है बस, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंपल सी आईडी जनरेट करके दी कि ये डॉक्यूमेंट कुकीज़ कहाँ पर पड़े हुए, एवरीथिंग, ठीक है। उसके लिए बेसिकली ये आईडी है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट की कुकीज़ हमने इससे मांगी है, जो कि कुकीज़ नॉर्मली सेव होती है यहाँ पर कहीं, ठीक है। उसने हमको ये जनरेट करके दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे अपने, मैंने यहाँ पर काली मशीन रखी हुई है, चालू कर रखा है, तो काली मशीन पे जाऊँगा मैं। मेरे को अगर आप लोग ये पसंद करो पैरट पे जा सकते हो। काली मेरे को पसंद है, मैं काली पे जाता हूँ, क्योंकि काली बहुत क्लियरिफाई एंड बहुत क्लीन है बेसिकली, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है उसको अलग हाईलाइट करता है, जो अवेलेबल नहीं है उसको अलग हाईलाइट करता है। जैसे यहाँ पर देखो, मैं काली लिखता हूँ एंड इसका पासवर्ड डाल देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, ठीक है। एंड जूम sudo su, ठीक है। मैंने इसको रूट परमिशन दे दी है एंड इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कमांड टाइप करता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल, देखो एसक्यूएल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इसलिए अलग है। मैप जैसे मैं लिखूँगा तो ये अलग हाईलाइट हो जाएगा, इसीलिए मुझे पसंद है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या सही लिख रहे हो क्या गलत लिख रहे हो वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। देन यहाँ पर -u लिखोगे आप। -u आपको बताता है, बेसिकली यूआरएल होता है आपके जिस भी वेबसाइट का मतलब डेटाबेस आपको एक्सेस करना है। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, चलो इसको तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं इसको यूआरएल को लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मैंने -u का मतलब है यूआरएल। एक मिनट, हमको ये पूरा लेना पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि हम लॉगिन भी है ना वहाँ पर, आईडी के साथ लेना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ, स्पेस पेस्ट, ओके। तो ये आईडी के साथ आ गया, ठीक है। अब हाइफन कुकीज़ लेते हैं यहाँ पर, हाइफन कुकीज़, देन इक्वल्स टू, कुकीज़ के बाद इक्वल्स टू करोगे तो आपको, मतलब इक्वल्स टू के बाद आप ये वाला जो मैंने बताया था ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो कुकीज़ की एक वैल्यू जनरेट हुई है उसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, एक आईडी है एंड टैब के बारे में बताया हुआ, दैट्स इट। देन हाइफन यहाँ पर DBS, इट मीन्स डेटाबेस। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कमांड आपको समझ में आया होगा। एसक्यूएल मैप जो है वो टूल का नाम है। बाकी यहाँ से हमने जो भी हमारा यूआरएल था जहाँ पर हम लॉगिन थे, वो कुकीज़ जो हमने आईडी कॉपी की थी वो लिख दिया। एंड हाइफन DBS मीन्स द इन्यूमरेशन ऑफ डेटाबेस कर रहे हैं, उसका ऑप्शन दे रहा है वो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इन्यूमरेशन। तो यहाँ पर आपको जैसे ही कुछ मांगेगा तो Y टाइप करके एंटर प्रेस करना है। देखते हैं क्या क्या आता है आगे। जितनी भी चीज़ें आपको पूछे Y टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है, ओके। यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रिटिकल ऑल टेस्टेड पैरामीटर डू नॉट अपीयर, ठीक है। लेवल दिखा रहा है देखो, ठीक है, क्रिटिकल है सिचुएशन। एंड इसमें क्या डिटेल्स आई है, इतनी डिटेल्स आई नहीं है, आई थिंक सो मुझे फिर से परफॉर्म करना चाहिए। सो यहाँ पर हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, तो हम सेकेंड अटेम्प्ट भी ट्राई करेंगे यहाँ पर। या हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आती है इसमें। यहाँ पर यस करेंगे
एंड हर जगह आपको वाई वाई टाइप करते जाना है, यस, ठीक है। एंड बस हमको इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए यहाँ पर, जो इन्फॉर्मेशन हम जिसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर। एंड ये पेनेट्रेशन टेस्टिंग में भी यूज़ होता है भाई, एसक्यूएल मैप, ये जो टूल आपको पता है। एंड मेरे पास ना यहाँ पर काली के साथ पैरट भी है, तो मैंने पैरट को बैकएंड में यूज़ किया हुआ है, इसको भी यस करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि ये जो डेटाबेस है, इसको कहीं आपने देखा हुआ है? तो बैकएंड साइड में जो भी डेटा है वो आपको दिख रहा है। मैं आपको बैकएंड साइड दिखाता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट हमारे पास ही है, हमारी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बैकएंड साइड भी दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एसक्यूएल मैप दिखाता हूँ। अब सेम चीज़, कोई चेंजेस नहीं होता है एक्चुअल में, जो वेबसाइट चल रही होती है ना, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है, सेम होती हैं वो भी, ठीक है। उनमें भी एक सर्वर होता है, जैसे हमारा विंडोज़ 12 है, ठीक है। वो हालांकि वो थोड़ा बड़ा होता है, हमारा पीसी में सेटअप है, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं होता, एक साइज़ का फ़र्क होता है बस। एंड यहाँ पर देखो डेटाबेस, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 समथिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स्ट्रा चीज़ें भी आई हैं यहाँ पर, कुछ जो कि उसके अंदर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे गो शॉपिंग एंड गो मूवी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। वही डेटाबेस है, आप मैच कर सकते हो, मैच कर लो, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही है तो मैं कर पा रहा हूँ, आपके पास रही, ठीक है, आपके पास है भी तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज ना हो तो, ठीक है। क्योंकि अच्छा, आपके पास सिस्टम होता है आपका, आपके पास आप 2 सिस्टम रख लो, ठीक है, आप ही के दोनों सिस्टम है, आप पहले सिस्टम से सेकेंडरी सिस्टम को करके दिखाओ, नहीं हो पाता है ना, क्योंकि इसके लिए आपको चीज़ नॉलेज होना चाहिए, जाहिर सी बात है, मैंने इसमें टाइम दिया है तो मेरे पास नॉलेज होगा, तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, है ना। तो कल चल के आप लोग भी करोगे, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें होती है, नो डाउट इसमें लैब भी बहुत मायने रखता है, लैब कैसे सेटअप कर रहे हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमको तो बैकएंड का डेटाबेस पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक डेटाबेस एक्सेस करके देखेंगे, मतलब इसके अंदर जाके देखेंगे। उसके अंदर जाने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या कमांड है, वो भी मैं बताता हूँ। इसके अंदर जाने के लिए हमको सेम टूल का यूज़ है, देखो एसक्यूएल मैप है, बाकी चीज़ें यहाँ तक तो आपका जो सेम रहेगा, कुकीज़ आईडी भी आपकी सेम रहेगी, सिर्फ लास्ट में कुछ चीज़ें आपकी चेंज होगी। जैसे यहाँ पर हाइफन DBS हटा देंगे हम लोग, DBS हटा के यहाँ पर हाइफन कैपिटल डी मीन्स द डेटाबेस, ठीक है, DBMS जिसको कहते हैं हम लोग, डेटाबेस मैनेजमेंट। एंड जिस भी चीज़ को आपको एक्सेस करना है, जैसे मुझे ये वाला एक्सेस करना है, गो मूवी वाली वेबसाइट का, ठीक है। एंड यहाँ पर इससे पहले हमने जो किया था उसका भी डेटाबेस है, यहाँ पर हम पेज सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। एंड हमको क्या देखना है इसके अंदर, तो हम जो चीज़ इनोमरेट करना चाहेंगे उसको हाइफन के अंदर रखेंगे। हमको इसके अंदर का टेबल्स देखने हैं कि इसके अंदर क्या क्या टेबल्स हैं, ठीक है। एंटर प्रेस कर देते हैं, सिंपल। अभी अपना काम स्टार्ट कर रहा है, देखो इसके अंदर के टेबल्स देख लो, कमेंट्स, कस्टमर लॉगिन्स, मूवी डिटेल्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है, एंड ऑर्डर डिटेल्स, एवरीथिंग जो टेबल्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यही टेबल्स आप उस सर्वर पे भी देख सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल वेबसाइट एंड ये वेबसाइट सेम होते हैं। एंड यहाँ पर देखो, आपको मैं ये देखो यहाँ पर टेबल्स आपको दिखेगा, ये टेबल्स के अंदर की डिटेल्स हम देख रहे हैं। डेटाबेस डायग्राम अगर लिखते तो आपको डेटाबेस डायग्राम दिख जाता, ये डिटेल्स हमने अभी एक्सेस किया है, ठीक है। कस्टमर लॉगिन्स, मूवी डिटेल्स, ठीक है, ऑफिसेस, एवरीथिंग, ये सारी डिटेल्स हमने एक्सेस किया है अभी, ठीक है। ये वाले डेटाबेस, ये टेबल्स, ठीक है। एंड एज इट इज़ ये टेबल आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, डेटाबेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिकल्स में हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर लॉगिन क्रिएट कर रहे थे,
लॉगिन डिलीट कर रहे थे, डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे। हम सिर्फ अब क्या कर रहे हैं, बैकएंड का पूरा डेटा ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एक एसक्यूएल इंजेक्शन की पावर, ठीक है। एंड देखो मेरे पास यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल, यूज़र लॉगिन डिटेल्स, सारी चीज़ें आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ, इसका मतलब मैं सारा चीज़ डंप भी कर सकता हूँ, अपने पास रख भी सकता हूँ, ठीक है। तो इसी के थ्रू, ऐसे आप सुनते हो ना, डेटा लीक हो गया किसी वेबसाइट का, एंड इतने लोगों का यूज़र आईडी पासवर्ड लीक हो चुका है, वो सारी चीज़ें ऐसी ही लीक होती हैं, ठीक है। यही तरीका होता है लीक करने का। अब डिपेंड करता है उसके अंदर कमी क्या थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर, चलो मैं जाता हूँ यूज़र लॉगिन के अंदर, ठीक है। मैं प्रोफाइल के अंदर भी जा सकता हूँ। यूज़र लॉगिन, जैसे मैंने अभी कहा कि कैसे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स लीक होते हैं, देखो ऐसे होते हैं। यहाँ पर सेम कमांड हम रन करेंगे, एज इट इज़ हाइफन कुकीज़, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, ये भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली हमको टेबल चाहिए, मतलब इस टेबल के अंदर का नाम देखना पड़ेगा। तो टेबल के लिए हम -T करते हैं, मतलब बताना पड़ेगा ना इसको कौन सा टेबल एक्सेस करना है। तो कैपिटल T से टेबल, एंड टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ पर यूज़र लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका, यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन। अब जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है आपको, या फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको टाइपो में इशू आ रहा है, टाइपो एरर से बचने के लिए यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सिंपल। अब हमको चाहिए क्या, डंप चाहिए उसका, ठीक है। तो हाइफन डंप लिख देंगे इसके आगे, एग्जैक्टली यस, ठीक है। एंटर, देखो आ गया डेटाबेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सैम नाम का यूज़र लॉगिन किया था स्टार्टिंग में, ये देखो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको एग्जैक्टली विजिबल है उसका सारा, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअल में आपका डेटाबेस डेटा लीक होता है वेबसाइट से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। एंड चलो उसी वेबसाइट का डेटा है या नहीं है, मैं यहाँ पर एक लॉगिन करके देखता हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ लॉगिन करके देखता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा इस डेटाबेस को आप, ये आईडी है, यूज़र आईडी है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये एडमिन कौन कौन है वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर चलो मैं KTY नाम की एक यूज़र है यहाँ पर, KT, एंड उसका पासवर्ड एप्पल है, इसको मैं लॉगिन करके देखता हूँ यहाँ पर। मुझे क्योंकि अब पासवर्ड मिल चुका है इसी में, ठीक है। अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ से लॉग आउट, मेरा जो यूज़र आईडी था, एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, KETY, KT, पासवर्ड था उसका एप्पल, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड तो नहीं दिख रहा है, बट मैंने एप्पल ही डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इतना इशू, चलो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, कि इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि मैं वही पासवर्ड डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड डाल लेता हूँ, जो आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखेगा। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, वो आपको नहीं दिखता, एंड पासवर्ड जो है वो डॉट दिखता है, तो सिक्योरिटी की वजह से, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ Ctrl+O से यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड लाता हूँ, देखो दिख रहा है आपको वर्चुअल कीबोर्ड ये, ठीक है। देखो पासवर्ड क्या था, हाईलाइट होगा आपको, यहाँ पर टाइप करना है हमको, APPLE, एप्पल, एंड यूज़र नाम तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। एंड मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैं कौन सा यूज़र ट्राई कर रहा हूँ, मैंने KETY ये वाला यूज़र ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन चलते हैं वहाँ, ठीक है। आई होप पासवर्ड तो आपको दिख गया मैंने क्या टाइप किया, एंड यूज़र नेम तो दिख रहा है। लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो जाना चाहिए अगर सही इन्फॉर्मेशन आई है तो। लॉगिन हो गए, हम प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ पर व्यू प्रोफाइल, देखो दिख रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, यूज़र आईडी, एंड इसकी यूज़र आईडी 3 दिखा रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर
यूजर आईडी 3 है, हाँ 3 है। तो हो गया वेरीफाई। तो ऐसे आपका डेटा लीक होता है एंड ऐसे एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल मैप बेसिकली यूज़ करते हो। एसक्यूएल मैप का यूज़ करके आप डेटा बेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ यहाँ से। तो इतना क्लियर होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखो सबसे क्रिटिकल या फिर सबसे डेंजरस जो चीज़ होती है, डेटा देखना, ये तो डेंजरस था ही। हम सामने वाले सर्वर का एक्सेस लेके देखते हैं, ठीक है। मतलब जो सर्वर रन हो रहा है बैकएंड में, उसका एक्सेस लेके देखते हैं, उसका शेल का एक्सेस लेके देखते हैं अब डायरेक्टली, ठीक है। तो नो डाउट उसके लिए भी कमांड है। कमांड किससे, हम एसक्यूएल मैप टूल तो हम वो यूज़ करने वाले हैं, एसक्यूएल मैप, ठीक है। एंड यहाँ पर एसक्यूएल मैप टेबल वही रहेगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी आपकी। बस लास्ट का जो आपका ऑप्शन है वो आपका चेंज होगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, सामने वाले सिस्टम का शेल चाहिए। शेल चाहिए मतलब उसके कमांड वहाँ पर मैं रन कर पाऊँ, वो एक्सेस चाहिए, शेल का एक्सेस चाहिए उसकी। तो हम उसके -OS -शेल, ये ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या बोलता है। क्या बोल रहा है, क्लिक XP CMD एक्सटेंडेड प्रोसीजर इज अवेलेबल। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ पर आपको पूछेगा आपको वाई प्रेस कर देना, ठीक है। वो यस नो पूछेगा। देखो OS सेल आ चुका है, ठीक है। OS सेल यहाँ पर आपको दिखा रहा है, वो मिल चुका है डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली मिल चुका है। अब ये कंफर्म कैसे करोगे कि वही है या नहीं, मतलब सेल है या नहीं। तो यहाँ पर एक बार हम पहले तो एक बार यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सबसे बेसिक सी कमांड रन करके देखते हैं हम लोग, होस्ट नेम। होस्ट नेम यहाँ पर लिखते हैं एंड वाई प्रेस करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, दिखा रहा है सर्वर 2022 दिखा रहा है सामने वाले मशीन का। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ जहाँ पर रन हो रहा है वो। देखो ये तो अभी लॉक ही है, आई थिंक ऑटोमेटिक हो गया था वो। चलो मैं यहाँ पर ना आपको इस मशीन का नाम दिखा देता हूँ पहले। सिस्टम में जाके अबाउट सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मशीन का नाम दिखेगा, ठीक है। और ये डिवाइस नेम, ये जो आपको दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है, ये आपको दिख गया। अब यहाँ पर देखो दिख गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमांड, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो भी वहाँ पर रनिंग प्रोसेस चल रही है सामने वाले सिस्टम में, जो भी प्रोसेस चल रही है उस सर्वर में, जो भी डिटेल्स हैं उसमें, मतलब जितनी भी प्रोसेस है, आप टास्क मैनेजर देखते हो ना, बस वही उसका एक्सेस लेते हैं हम लोग। तो टास्क मैनेजर देखने के लिए या उसके लिए आपको टास्क लिस्ट कमांड यहाँ पर टाइप करना है, देन एंटर प्रेस करना है, यस करना है एंड एंटर प्रेस करना है। देखो आई थिंक सो मुझे इसको जूम आउट करना चाहिए थोड़ा। नहीं, मुझे एक बार फिर से वही कमांड रन करना पड़ेगा, टास्क लिस्ट, क्योंकि वो अरेंज नहीं हो रहा है प्रॉपर। हाँ अब अरेंज हो गया। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी टास्क वहाँ पर, इमेज नेम, प्रोसेस आईडी क्या है उसका, सेशन क्या क्या चल रहे हैं वहाँ पर सामने वाले सिस्टम में, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब इसको रिचेक कैसे करेंगे कि वही है या नहीं है। चलो इनमें से एक प्रोसेस आईडी उठाता हूँ, 1088, ठीक है, 1088, एंड चेक करते हैं यहाँ पर 1088 है भी या नहीं, एंड उस 108 में चल क्या रहा है। यहाँ पर टास्क मैनेजर जाएंगे, यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं।
डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा था हमने, 1088 राइट, वही देखा था हमने 1088। उसमें क्या क्या चल रहा है, SVC होस्ट EXE, ठीक है। ये सबका अलग अलग होगा, हर कंप्यूटर का प्रोसेस आईडी सेम नहीं हो सकता वो, ठीक है। 1088 फाइंड करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखो SBC होस्ट 1088 रन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखो SNMP कितने पे चल रहा है, प्रोसेस आईडी है 3268 एंड स्पू स्पूल SV समथिंग कुछ चल रहा है 2652। दिख रहा है यहाँ पर 2652 कहीं पे आपको, 2652 2652 2652। दिखा, साइज भी दिखा रहा है वहाँ पर, कितना मेमोरी ले रहा है वो, कितनी मेमोरी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा था कि ये काफ़ी डेंजरस है। एंड इसमें क्या क्या कमांड और रन कर सकते हो उसके बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको। एंड यहाँ पर आप जैसे ही हेल्प लिखते हो, हेल्प, ठीक है, तो ये आपको बता देगा किसके किसके लिए क्या कर सकते हो। देखो शट डाउन, प्रॉपर शट डाउन कर देगा सामने वाले मशीन को, ठीक है। अच्छा करके देखेंगे आप शट डाउन, चलो सामने वाले मशीन को शट डाउन करके देखते हैं एक बार। ये तो आपको पता ही चल जाएगा, देखो यहाँ पर ये टर्न ऑन है, ठीक है। एंड इसको मैं प्रॉपर पोजीशन पे ला देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा ये पार्ट बिल्कुल भी कट ना हो। शट डाउन करते हैं, यस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं मशीन पे कुछ इफेक्ट हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल टू स्टॉप एनवायरमेंट फेलियर, पावर एनवायरमेंट कोड अनप्लग्ड पावर। अच्छा यहाँ पर फेलियर दिखा रहा है वो, चलो ठीक है, शट डाउन नहीं तो सही। ठीक है, इतना प्रैक्टिकल आई थिंक सो काफ़ी होगा। शट डाउन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है अनप्लग्ड फेलियर समथिंग, कुछ होगा कोई इशू, ठीक है। कोई सिक्योरिटी जो होगी जो इंटरप्ट कर रही होगी, ठीक है। तो हमको इतना लेवल का एक्सेस तो मिल गया, अब क्या ही चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कैसे एसक्यूएल करते हैं, क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, कितना पावरफुल है। एंड इतने में ख़त्म नहीं हुआ ये, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, ठीक है, बहुत डीपली है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जितनी लिमिटेशंस रहे उतना अच्छा है, लिमिट के बाहर जाना आई थिंक सो डेंजरस हो सकता है। तो इतना ही रखता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मैंने बताया इसमें अभी, मैंने आपको बोला था ज़ैप प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड गाइडलाइंस भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पर रोक रही है। एंड वन मोर थिंग गाइस, इस चीज़ को बताने के लिए मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करता हूँ, देन आपको बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जो इतनी मेहनत की गई है कैमरा एंगल चेंज करने की, है ना, एंड माइक डायरेक्शन चेंज करने की, तो ये की गई है एक्चुअल में प्रमोशन के लिए। किस चीज़ का प्रमोशन है एंड स्पॉन्सर्ड कौन है? स्पॉन्सर्ड है न्यू वर्जन हैकर, जिनको यहाँ पर देख रहे हो ये यही है न्यू वर्जन हैकर जो स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। क्या स्पॉन्सर्ड है यहाँ पर? स्पॉन्सरशिप किस चीज़ की है? स्पॉन्सरशिप एक कोर्स की है बेसिकली, ठीक है, कोर्सेज की है। एंड पैसे जो आएंगे वो मैं ही अपने अकाउंट में खुद ही ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। तो
चलो थोड़ा मजाक से हटके, अगर आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, मैंने एडवांसली बताया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद रिस्क भी लिया है, ठीक है, क्योंकि गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है यूट्यूब की, मैंने काफ़ी रिस्क लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बताना था कि अगर आप कोर्स एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मैं बहुत बाउंड हो जाता हूँ, ठीक है, फाउंडेशन बहुत सारी फाउंडेशन है, तो एंड यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं सकता, ऐसी भी है ना, गाइडलाइंस की वजह से। तो यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया है मैंने बहुत एडवांस लेवल पे, ठीक है, तो वहाँ पर आपका लैब बताया जाएगा, लैब सेटअप रहेगा आपका पूरा पूरा, है ना। किसी भी कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपका लैब, ठीक है। लैब अगर आपके पास है तो आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे, लैब नहीं है तो वो आपको मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती। एंड यहाँ पर कोई भी पुरानी मशीन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो मशीन्स हैं विंडोज़ 11 है ना, विंडोज़ 11 के बाद यहाँ पर आपको काली लिनक्स है, Ubuntu है, एंड्रॉयड है, विंडोज़ 11, सर्वर 22, सर्वर 29, मतलब सारी लेटेस्ट मशीन है। ऐसे नहीं है कि कोई पुरानी वर्जन की मशीन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दी जाएगी, ताकि आप रियल लाइफ इंडस्ट्री में उन सभी चीज़ों को समझ पाओ, है ना। कोर्स का मतलब यही होता है कि आप रियल लाइफ इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें इजीली अप्लाई कर पाओ, दैट्स इट, यही तो कोर्स है ना। अब ऐसा कोर्स ले रहे हो जिसमें बहुत पुरानी चीज़ें हैं, मेटास्प्लोटेबल जो कि एक बहुत ही वनरेबल मशीन है ना, उसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है ना। तो आई थिंक सो ये कोई मतलब का होगा, कोई मतलब का नहीं है वो, है ना, क्योंकि मेटास्प्लोटेबल कौन सी कंपनी यूज़ करती है, कहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे, मेटास्प्लोटेबल कहाँ पर यूज़ करोगे आप लोग, है ना। नहीं, प्रैक्टिस पर्पज से ठीक है, लेकिन आपको बाकी सारी चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए ना कोर्सेज़ के बारे में। तो बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड हो इन एडवांस कोर्सेज में, तो यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ कांटेक्ट कर लो आप। वहाँ पर कांटेक्ट जैसे करोगे, न्यू वर्जन नगर की टीम आपसे कनेक्ट करेगी, देन वो आपको सारे डिटेल्स बताएंगे। हाँ, ये पेड कोर्स होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि यार आपको भी पता है कोर्स बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पूरी टीम लगती है, लैब बनाने में टाइम लगता है, टाइम तो लगता है, पैसा भी लगता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो इन्वेस्टमेंट होती है। तो मिनिमल से प्राइस रखे हैं मैंने, ठीक है, इंडस्ट्री लेवल से थोड़ा नीचे ही है, आपको काफ़ी अफोर्डेबल रहेंगे आपके लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो उनसे, एंड और क्या ही है। उसके बाद आप सर्टिफिकेशन भी है इस कोर्स में भी, आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, एंड जो भी आपको नॉलेज मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल मिलेगी। एंड आप खुद ही बताओगे कि मुझे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा कोर्स है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा स्पॉन्सरशिप की कोर्स के बारे में। अब कोर्स क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। कोर्स आप यहाँ पर ले सकते हो डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक में आपको मिलेगा जैसे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, है ना, डेटा रिकवरी, सर्वर से डेटा किसी ने हैक कर लिया, अगर टॉर ब्राउज़र कोई एक्सेस कर रहा है तो कैसे पता करना, मतलब टॉर ब्राउज़र की, या फिर आपने डार्क वेब के सुना होगा, डार्क वेब फॉरेंसिक, ये सारी चीज़ें ये डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आती है, ठीक है। तो आपको डिजिटल फॉरेंसिक बताया जाएगा, डिजिटल फॉरेंसिक। एंड हाँ, डिजिटल फॉरेंसिक अगर आपको देखना है कैसा होता है, थोड़ा समझना है क्या है, तो यहाँ पर एक आई बटन दिख रही होगी, ठीक है, इस आई बटन पे जाओगे वहाँ पर, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी है डिजिटल फॉरेंसिक कम्प्लीटली बना रखा है मैंने, उसमें भी लिमिटेड चीज़ें ही हैं, ज़्यादा डीपली नहीं है, ठीक है। तो एक तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, वहाँ पर लिखा होगा डिजिटल फॉरेंसिक वीडियोस या प्लेलिस्ट। सेकेंडली आई बटन पे मिल जाएगा। एंड फर्स्ट डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स हो गया। सेकेंड कोर्स मैं बताता हूँ एथिकल हैकिंग का। एसक्यूएल इंजेक्शन जो अभी आप देख रहे थे वो एथिकल हैकिंग का ही पार्ट है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर नेटवर्किंग मिलती है, नेटवर्किंग अच्छे लेवल की मिलती है, आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। देन आप नेटवर्किंग बेसिकली एक बेस होता है, मतलब नेटवर्किंग के बिना न तो आप साइबर सिक्योरिटी में आ सकते हो, है ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली कह सकते हो कि बेस है, एंड इसको समझ लोगे तो आपका 50% साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया, अगर नेटवर्किंग समझ में आ गई तो। देन उसके बाद लिनक्स, रेड हैट लिनक्स का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रेड हैट लिनक्स में क्या होता है कि आप सारी चीज़ें अपने लेवल पर रेड हैट लिनक्स के बारे में जानते हो, जितना एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को पता होना चाहिए डीपली, वो अराउंड, वो भी बहुत लंबा कोर्स है, छोटा मोटा कोर्स नहीं। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो 1-2 मंथ प्लस ही हैं सारे,
ठीक है। तो ताकि देखो एक महीने में तो मुश्किल से ही होगा कोई भी कोर्स, है ना, क्योंकि एक महीना बहुत कम टाइम होता है, उसमें फिर संडेज आ गए, छुट्टियां आ गई, तो एक महीने का नहीं है, काफ़ी लंबे लंबे ड्यूरेशन है एंड एडवांस डिटेल्स दी गई है। एंड उसके बाद रेड हैट लिनक्स मैंने बता दिया, तो यही कोर्सेस है, आप कांटेक्ट कर लो एंड अपना करियर पाथ एंड जो भी करियर है वो अपना स्टार्ट कर दो आप साइबर सिक्योरिटी में। ये कोर्सेस आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। सो आपको इतनी सारी चीज़ें तो समझ में आई होगी। तो ये तो मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बता दिया। और क्या चीज़ें होती हैं इसमें, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा एंड आपके डेली बेसिस पे सारे लैब मिल जाएगा, आपको अच्छी सी लैब मिलेंगे, सारे टूल्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी टूल्स आपको नीड होंगे वो सारे टूल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नोट्स नहीं देंगे, नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। नोट्स खुद से क्यों बनाने हैं, वो इसलिए क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप नोट खुद से बनाते हो, कोई भी चीज़ खुद से बनाते हो, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रह पाती है एंड वो अपने टेक्निक से ही आप लिखते हो। तक नोट्स किस लिए होते हैं, रिवाइज करने के लिए, ताकि कभी कोई चीज़ आप भूल जाओ तो उसको रिवाइज कर लो। तो आप अपने टेक्निक से लिखोगे तो आपको जल्दी याद रहेंगे। नोट्स के पीछे नहीं भागना है, नोट खुद से बनाना है, ठीक है। सो इतना ही स्पॉन्सरशिप था। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है, जो आपने एसक्यूएल मैप की देखी है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड शेयर कर देना उनके साथ जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस के साथ, एडवांस वीडियोस के साथ, हर हफ्ते, हर महीने, जो भी रहेगा, मैं हर महीने वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। आपको ऐसे ही अपना प्यार दिखाना है, लव दिखाना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।